नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान और आज हम सिंपल पेपर 2024 के सेकंड की बात कर रहे हैं। पार्ट 1 वाला जो सिंपल पेपर था, वो पार्ट 1 नहीं था, एक्चुअली वो सिंपल पेपर नंबर 1 था और ये नंबर 2 है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि नए सिलेबस के हिसाब से बनाया जा रहा है। सपोर्ट मटेरियल आ चुके हैं आप सभी के और सपोर्ट मटेरियल में कई सारे सिंपल पेपर को संलग्न किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल साइंस सिंपल पेपर नंबर 2 जो आपके एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। सिंपल पेपर शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम का जो तरीका है वो कुछ इस प्रकार का ही होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 30 दिया गया है और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। कुछ प्रश्न अथवा में दिए जाएंगे और जो प्रश्न 1 से 12 तक होगा वो बहुविकल्पीय होगा, ऑप्शन ऑप्शन वाला होगा, मतलब कि 1 नंबर का होगा और 13 से 18 तक के जो प्रश्न होंगे वो 2 नंबर के होंगे और इनका उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में लिखना है। 19 से लेके 23 तक के जो प्रश्न हैं वो 4 नंबर के होंगे और 4 नंबर के प्रश्नों के उत्तर आपको 100 से 120 शब्दों में देना है। इसके अलावा कुछ पैसेज और कार्टून और मानचित्र पे आधारित प्रश्न होगा जो एग्जाम में आपके अक्सर पूछे जाते हैं और जो 27 से 30 तक होगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे क्योंकि ये 6 नंबर का बड़ा वाला उत्तर होगा इसका, जो 170 से 180 शब्दों में आपको लिखना है। हालांकि कई सारे प्रश्नों में आपको अथवा में भी प्रश्न दिए जाएंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सैंपल पेपर का। सबसे पहला प्रश्न सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है, निम्न में से कौन सा समानता का आयाम नहीं है। 1 नंबर में यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा समानता का आयाम नहीं है। इसी प्रकार से 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में भी आएंगे। पहला ऑप्शन कहता है राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, धार्मिक समानता और आर्थिक समानता। तो जो समानता का आयाम है उसमें धार्मिक समानता को संलग्न नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखा था। जब हमने सिंपल पेपर 1 किया था तो उसमें ये प्रश्नों को मैंने बताया था, क्योंकि वहां पे एक प्रश्न नेल्सन मंडेला के बारे में आया था। तो नेल्सन मंडेला का जो प्रश्न था उसमें ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी उसके बारे में बताया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है नेल्सन मंडेला, यही इसका सही उत्तर होगा क्योंकि महात्मा गांधी ने नहीं लिखा, ऑन्ग सांग सुकी ने भी नहीं लिखा और अब्राहम लिंकन भी नहीं लिखा था। ये किसने लिखा था? ये नेल्सन मंडेला ने लिखा था और बुक का क्या नाम था? ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मतलब एक सफलता जो होता है आजादी के लिए, तो एक लंबा समय लग गया इनको, इसी के लिए इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्लूटो द्वारा लिखी गई थी। प्लूटो ने किस पुस्तक को लिखा था? तो प्लूटो ने रिपब्लिक को लिखा था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। प्लूटो के द्वारा रिपब्लिक या फिर द रिपब्लिक पुस्तक दोनों आपके बुक में दिए हुए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर द रिपब्लिक भी रहेगा तो आपको उसमें टिक लगा देना है। द रिपब्लिक पुस्तक जो था ये प्लूटो के द्वारा लिखा गया था। प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में कथन ए के बाद कारण आर कथन है, उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। वीवीआई रहेगा, ऐसे एक प्रश्न तो आपसे पूछे ही जाते हैं और जब सिंपल पेपर 1 मैं करवा रहा था उसमें भी मैंने ऐसे प्रश्नों का जिक्र किया था जो काफी इंपॉर्टेंट था। तो अभी कथन ए क्या कहता है कि भारत सभी धर्मों को समान महत्व देता है। आर क्या कहता है कि भारत की धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी देशों से भिन्न है। मतलब पश्चिमी देशों के अलावा जो भारत हमारा देश है भारत, ये पश्चिमी देशों में जितने भी देश हैं, क्या इनके धर्मनिरपेक्षता से हम भिन्न हैं? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन आपको देख लेना है अच्छे तरीके से। मैं बार-बार आपको रिपीट करता हूँ कि आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि क्वेश्चन में देखिए कि भारत सभी धर्मों को समान महत्व देता है, तो ये हम सभी जानते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे किसी एक खास धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि सभी धर्मों को समान माना जाता है। यही हमारा संविधान भी कहता है। तो इसमें जो पहला ए ऑप्शन है वो कहता है अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट तो सही है कि भारत सभी धर्मों को समान महत्व देता है और भारत की धर्मनिरपेक्षता की जो नीति है, हमारा जो हम धर्मनिरपेक्ष को लेके चल रहे हैं, वो पश्चिमी देशों से भिन्न है, अलग है। हमारे भारत की जो मान्यता है वो अलग है। तो दोनों तो पॉइंट सही है, लेकिन सभी धर्मों को समान महत्व देता है, इस बात को जो आर है वो बिल्कुल व्याख्या नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न हमारा कहता है मिलान करना है। अब मिलान करने वाले भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एक तरफ आपको दिख रहा होगा कि अधिकार दिया हुआ है और दूसरी तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है। तो हमें अधिकार को अनुच्छेद के साथ मैच करना है। तो पहला जो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 19 से 22 अनुच्छेद में दिया गया है। याद रखिएगा, नंबर 1 जो है ए, उसका थर्ड होगा उत्तर। और दूसरा जो है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार जो हमारा है वो 14 से 18 में दिया गया है, 14 से 18 में दिया गया है। भी आई रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 4 नंबर उत्तर होगा। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 23 से 24 में दिया गया है, 23 से 24 में। तो ये सी जो ऑप्शन है इसका उत्तर होगा दूसरा। अब लास्ट वाला हमारा क्या कहता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 25 से 28 में बताया गया, 25 से 28 में ये अनुच्छेद जो है इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट भी है, मैं बार बार कहता हूँ, ये आपको 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। 1 नंबर में तो आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, 2 नंबर में आपको पूछ लेगा कि स्वतंत्रता के अधिकार को परिभाषा दीजिए, समानता के अधिकार का परिभाषा दीजिए। और अगर इससे बड़ा पूछे तो आपको ज्यादा से ज्यादा वर्डों में इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन आपको उसके लिए अनुच्छेद याद रखना पड़ेगा कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कौन से में है, तो वो 19 से 22 तक में है। समानता का जो अधिकार है वो कहाँ से है, 14 से 18 में है। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो हमारा 23 से 24 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 25 से 28 में है। 1 नंबर का प्रश्न ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। जितने भी राजनीतिक दल हैं, जैसे कि भारत की ही बात कर ले, तो भारत में आपको राजनीतिक दल तो देखने को मिलेगा। बीजेपी है, बीजेपी तो आप सभी जानते हैं, नरेंद्र मोदी की पार्टी। इसके अलावा कांग्रेस है, राहुल गांधी की पार्टी। आम आदमी की पार्टी की बात करें तो केजरीवाल है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी हैं हमारे भारत में। तो इस सब दल जो होते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, इसको अप्रूवल कौन देता है, मान्यता कौन देता है, कौन इसको सर्टिफिकेट देता है। तो देखिए, इन सबको सर्टिफिकेट देने का काम चुनाव आयोग का ही होता है। हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। जितने भी पार्टियां होती है, जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, इनको मान्यता देने का काम हमेशा चुनाव आयोग का होता है। और ये भारत की पार्टियां हैं तो भारत का चुनाव आयोग इनको मान्यता प्रदान करेगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है हाल में ही किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। अभी वर्तमान समय में हाल में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये सबसे वीवीआई रहेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि जल्दी तो किसी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, इसे अगर राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जाम में अपडेटेड क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा होती है। ये बहुत ज्यादा अपडेटेड क्वेश्चन है, इसके लिए आपको इसको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए हाल में ही किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है, तो आप बताएंगे आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। भारत में पता है कि 3 प्रकार की प्रणाली है, एक कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। तो अगर कार्यपालिका की बात कर लें, जिसमें अस्थाई और अस्थाई दोनों होते हैं, तो इसका प्रमुख कौन होता है, सुप्रीमो कौन होता है, एक प्रकार का इसका हेड कौन होता है। तो इसका हेड होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी याद रखिएगा कि भारत में कार्यपालिका का हेड, सुप्रीमो, प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। धन विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक जो होता है, जो हर एक साल आता है, ये किस सदन में पेश किया जाता है। तो ये लोकसभा में ही पेश किया जाता है, जहां पे सांसद लोग बैठते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। धन विधेयक समझ लीजिए, जितने भी बड़े बड़े कार्य होते हैं उसके लिए जो धन विधेयक लाया जाता है, तो ये दिल्ली में लोकसभा में ही इसको पारित किया जाता है या फिर इसको पेश किया जाता है। और यहीं पे इसके ऊपर विचार विमर्श भी होता है। तो ऑप्शन बी को याद रखिएगा कि लोकसभा में ही धन विधेयक को पेश किया जा सकता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है। भारत में जो न्यायालय होता है, तो न्यायालय में आपको पता है जज होते हैं, न्यायाधीश इसको हिंदी में कहते हैं। तो इनको अगर पद से हटाना है, बर्खास्त करना है, तो इसे कौन हटा सकता है। तो इसे संसद ही हटा सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जनप्रतिनिधि, संसद ही इनको इनके पद से हटा सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, उनको पद से हटाने का कार्य कौन करता है, संसद करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। वीवीआई रहेगा, सर्व
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से तात्पर्य यह है कि बिना किसी भेदभाव के, मतलब न कोई जाति का भेद हो, न लिंग का भेद हो, न धर्म का भेद हो, यदि आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो इससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यही हमारा अधिकार जो है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपने भारत देश के अंदर 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को मतदान देने का अधिकार ही सार्वभौमिक मताधिकार कहलाता है। साथ ही साथ यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न शुरू हो गए। इससे पहले हमने आपको सभी 1 नंबर के प्रश्नों को करवा दिया है। ये सारे प्रश्न जो हैं वो 1 नंबर के प्रश्न थे। तो आपको इसमें सिर्फ विकल्प या फिर छोटे-छोटे आंसर हैं। लेकिन अब हमारा 2 नंबर का प्रश्न तैयार हो गया है, तो आपको 2 से 3 लाइन इसमें लिखना पड़ेगा। और पहला प्रश्न सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था, जो वीवीआई है, और आप लोगों को इसका आंसर पता पहले से भी होगा क्योंकि मैंने कई बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की चर्चा चैप्टर के नोट्स में भी किया था। अगला प्रश्न हमारा फिर 2 नंबर के लिए है। अगला प्रश्न हमारा कहता है संविधान में संशोधन क्यों किए जाते हैं? संविधान जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें बदलाव क्यों किए जाते हैं? इसको क्यों बार-बार एडिट किया जाता है? तो देखिए, संविधान में संशोधन इसलिए किया जाता है क्योंकि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज के रूप में जाना जाता है। और भारतीय संविधान जीवंत दस्तावेज इसीलिए कहलाता है क्योंकि समय-समय पर, अर्थात जरूरत पड़ने पर, जब लगता है हमें कि अब इसमें थोड़ा-सा बदलाव होना चाहिए, तो उसमें बदलाव होता रहता है। इसलिए हम इसे जीवंत दस्तावेज भी कहते हैं। तो राष्ट्र की बदलती हुई परिस्थिति, ये चीज़ें जो है हमारे समाज में, इसमें क्या होता है कि जो आज से 100 साल पहले होता था, आज वही चीज़ें तो नहीं हो रही है। आज से 100 साल पहले जैसे कल्चर में हम रहते थे, आज भी तो वही नहीं हो रही है। तो जैसे-जैसे समाज अपडेट होता जा रहा है, 3G, 4G, 5G का ज़माना है, कंप्यूटर और डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, तो ऐसे स्थिति के अनुसार संविधान में फेरबदल आवश्यक होता है। इसीलिए इसमें हम संशोधन करते हैं ताकि जो बदल रही परिस्थितियां हैं, जो बदल रहा समय है, वो संविधान अपने आप को उसमें ढाल ले। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूंगा, एक लड़का है जो साइकिल से कहीं जाता है और वो बहुत पहले से जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया है, अब वो बाइक भी यूज करेगा, इसके बाद वो कार भी यूज करेगा, हो सकता है वो प्लेन यूज कर ले, ट्रेन यूज कर ले। तो जब यहाँ पे देखिए, ये साइकिल से जाता था, फिर बाइक पे आया, कार पे आया, फ्लाइट पे आया, तो ये भी तो अपनी चीजों को बदल रहा है ना। तो ऐसे ही संविधान में समय के अनुसार बदलाव जरूरी है ताकि परिस्थितियों के अनुसार हमारा संविधान भारत के सभी लोगों के लिए सही रूप से कार्य कर सके। अगला प्रश्न हमारा कहता है स्थानीय सरकार लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है? जो स्थानीय शासन होता है वो लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है? ये बातें हमने सिंपल पेपर 1 में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जो स्थानीय सरकार होता है, जो जनता के सबसे पास का सरकार होता है, नजदीक का सरकार होता है, वो लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है? तो देखिए, स्थानीय सरकार लोकतंत्र को मजबूत करती है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि यह निम्नलिखित कारणों से है। और आपको लिखने का भी स्किल्स पता होना चाहिए कि आपको कैसे एग्जाम में लिखना है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट लिखने से ना आपको टीचर्स खुश भी रहते हैं, उन्हें साफ-साफ पता भी चलता है कि बच्चों ने क्या लिखा है, और उसमें नंबर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा कहता है यह लोगों के आस-पास के मामलों में सीधे भाग लेने का अवसर प्रदान करता है, अवसर देती है। मतलब सबसे पास का सरकार होता है, तो वहाँ के जो लोकल जितनी भी चीज़ें होती है, जितनी भी लड़ाइयाँ झगड़े हो गए या कोई फैसला ही हो गया, तो इसमें सीधे भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। इससे लोगों का राजनीतिक जागरूकता और सहभागिता भी बढ़ता है। लोग खुश रहते हैं और अपने समस्या का समाधान निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी उनको समाधान मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, हमारे देश के सुप्रीमो सरकार के प्रधान प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और कल मैं जब अपने घर से निकला तो किसी बात पे मेरे से पड़ोसी की लड़ाई हो गई। अब मैं क्या करूंगा, सीधा प्रधानमंत्री को फोन लगा दूंगा कि प्रधानमंत्री जी, ऐसे ऐसे वाली बातें हैं। तो ऐसी लड़ाइयां तो हमारे भारत में करोड़ों में होती रहती है प्रतिदिन। तो क्या आप प्रधानमंत्री हमारी समस्या का समाधान करेंगे? नहीं कर सकते ना। तो ये कौन करेगा? तो ये करेगा हमारे जो लोकल जो नेता होते हैं, जैसे मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, पंचायत समिति हो गई, वार्ड मेंबर हो गया। तो ये सब मिलके हमारे इन समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए जो स्थानीय सरकार होती है या स्थानीय शासन होती है, वो इसमें काफी सहायता प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट है, यह लोगों की आवाज को सुनती है, क्योंकि हर चीज को सुनने के लिए हम सरकार के सुप्रीमो को नहीं बुला सकते। अपनी जरूरतों को पूरे करने के लिए उनको परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर पूरा देश होता है। तो इसे पूरा करने के लिए, हमारी समस्याओं को समाधान देने के लिए, योजना बनाने के लिए, ये स्थानीय सरकार ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए स्थानीय सरकार लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है।
प्रश्न हमारा कहता है धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता होता क्या है? तो ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पता है, फिर भी सिंपल पेपर में दिया हुआ है, इसका मतलब ये महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण है तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है किसी के धर्म का विरोध नहीं करना है। भारत में कई प्रकार के धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, मतलब सारे कई प्रकार के धर्म है। आपको पता भी होगा कि हाँ, हमारे भारत देश में धर्म कई प्रकार के हैं, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वास एवं मान्यताओं की पूरी आजादी है। मैं अगर हिंदू हूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मुसलमान तुम अपना धर्म चेंज कर लो, तुम हिंदू बन जाओ। नहीं, सबको हमारे संविधान ने सबको छूट दिया है कि वो अपने हिसाब से अपने धर्म को पालन कर सकते हैं, उनको यह छूट प्राप्त होता है। तथा राज्य और धर्म एक दूसरे से अलग रखना चाहिए। जो राज्य होता है, जो देश होता है, उसमें कोई एक ही धर्म को ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देना चाहिए। राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले से अलग रहे तो यह बेहतर माना जाता है। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब ही है कि भारत के अंदर सभी धर्मों को समान समझा जाए, किसी भी धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए, किसी एक धर्म को दूसरे धर्म को दबाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न हमारा कहता है क्या वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रवाद अप्रासंगिक है? व्याख्या कीजिए। देखिए, वैश्वीकरण जो होता है वो अभी के समय में तो आपको पता है कि पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व, जितने भी देश मौजूद हैं वर्तमान समय में हमारे ग्लोब पे, वो सभी कहीं ना कहीं एक छत के नीचे आ चुके हैं। तो वैश्वीकरण ने राष्ट्रवाद को अप्रासंगिक बना दिया है। मतलब इसमें अप्रासंगिक कहने का क्या मतलब है कि राष्ट्रवाद जो है, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि अप्रासंगिक क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब से वैश्वीकरण हुआ है, जब से पूरा विश्व एक छत के नीचे आ गए हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रवाद को तो क्षति पहुंचा ही रहा है ना। आपने देखा होगा कि हमारे कल्चर जो है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। आज भारत की बात कर लेता हूँ, मैं दुनिया की क्या बात ही करूँ, मैं भारत की बात कर लेता हूँ। कहाँ एक समय में हमारे जो ड्रेसेज हुआ करते थे वो कितने, मतलब बहुत ही सांस्कृतिक हुआ करते थे। आज देखो, जब से ये अमेरिका से ये अमेज़न वगैरह आया है, पता नहीं कौन-कौन सी ड्रेस हमारे भारत में बेचना शुरू कर दिया। आजकल आप ड्रेस की तो बात ही मत कर लो कि मतलब ऐसे अप्रासंगिक विचार उत्पन्न हो रहे हैं। लोगों के मन एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। खाने-पीने का ही मामला अगर देख लें, तो आज ये पिज़्ज़ा, मोमोस ये सब क्या है? ये सब हमारे भारत का तो फूड है नहीं, लेकिन ये वैश्वीकरण के कारण ही हुआ है ना। वैश्वीकरण के कारण ही तो ये सारी चीज़ें हमारे भारत तक पहुँची है। हालाँकि ये बात भी सही है कि वैश्वीकरण के कारण हमें काफ़ी फ़ायदा भी पहुँचा है, हमारे यहाँ के भी प्रोडक्ट तो दूसरों देशों के अंदर जाते ही हैं, क्योंकि वह लोगों को अपने राष्ट्र के परे की विश्व समुदाय के सदस्य के रूप में सोचने और काम करने के लिए प्रेरित करता है। आज बच्चा पढ़ता भारत में है, आईआईटी भारत में करता है, मेडिकल भारत में करता है और जाना कहाँ चाहता है? अमेरिका, जापान, चाइना, कनाडा, रसिया, जर्मनी, वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वो उनके संस्कृति से प्रेरित हो रहे हैं। वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय सीमाओं, राष्ट्रीय संस्थाओं और राष्ट्रीय पहचान की महत्व को कम कर दिया है। हमारे यहाँ की धोती कुर्ता को समाप्ति कर दिया, हमारे यहाँ के वो नोकी वाले जूते को समाप्त कर दिया, हमारे यहाँ के गमछा रखने के स्टाइल को समाप्त कर दिया। आजकल तो ट्रेंड चल गया है जीन्स का, टी शर्ट का, चश्मे का, बड़े बड़े मोटे मोटे चैन का। देखिए, तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें एक राष्ट्र के सीमाओं के महत्व को कम कर रहा है और लोगों को वैश्विक मुद्दे, वैश्विक संगठनों और वैश्विक नागरिकता के प्रति जागरूक और संवेदनशील बना रहा है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का जो युग है वो राष्ट्रवाद के लिए अप्रासंगिक है, कहीं ना कहीं उसे नुकसान पहुंचा रहा है। अगला प्रश्न हमारा कहता है किसी व्यक्ति के लिए किसी देश की नागरिकता क्यों आवश्यक है? अगर आप भारत में रहते हो तो आपको तो भारत का नागरिक होना पड़ेगा। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हो तो आप भारत में रह नहीं सकते, क्योंकि किसी भी देश में, चाहे मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैं और भी देशों की बात कर रहा हूँ, अगर आप वहां रहते हैं, इसका मतलब है कि आपको वहां का सिटीजनशिप लेना पड़ेगा, जिसे हम हिंदी में नागरिकता कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के लिए देश की जो नागरिकता होती है वो बहुत ही अहम होती है, क्योंकि यही तो आपका पहचान होता है। क्योंकि किसी देश की नागरिकता प्राप्त करने से वह व्यक्ति उस देश का निवासी के रूप में जाना जाता है, जिसे उसे राष्ट्रीय पहचान मिलती है। आप देश को छोड़ो, पहले आप घर की बात कर लो। आप घर में आपके कोई, आप रहते हो, इसका क्या मतलब है कि आपको उस घर से कोई ना कोई तो रिश्तेदारी होगा ना, आप किसी ना किसी तरह से तो नातेदारी में लगते होगे। ऐसा तो नहीं है कोई चलता हुआ सड़क का आदमी आप उठा के घर में रख लोगे। ऐसे ही देश में अगर आपको रहना है तो आपको देश का नागरिकता अर्थात उस देश का एक पहचान बनाना पड़ेगा कि हाँ, आप भारत देश के निवासी हो, और इसे
इसे ही हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पहचान कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत के नागरिकों को भारतीय कहा जाता है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मुझे बिहारी कहा जाएगा। तो यही है, कोई ऑस्ट्रेलिया का है तो उसे ऑस्ट्रेलियन कहते हैं, अमेरिका का है तो अमेरिकन कहते हैं, चाइना का है तो चाइनीज़ कहते हैं, जापान का है तो जापानीज़ कहते हैं, कनाडा का है तो कैनेडियन कहते हैं। तो ऐसे ही भारत के लोगों को क्या कहा जाता है? भारतीय कहा जाता है और ये उनकी राष्ट्रीय पहचान है। तो आपको पता चल गया होगा ना कि किसी व्यक्ति को अगर देश में रहना है, किसी भी देश में, तो वहाँ की नागरिकता उसे लेनी ज़रूरी है, नहीं तो सरकार और पुलिस उसे वहाँ से हटा देगी। अब यहाँ से हमारा 4 नंबर का प्रश्न शुरू हो रहा है, तो आपको यहाँ से काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़े उत्तर होंगे और प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो 4 नंबर का जो पहला प्रश्न है, वो कहता है, अधिकारों के साथ हमेशा ज़िम्मेदारियाँ आती है। जब आपको अधिकार मिलता है, तो इसके साथ आपको ज़िम्मेदारियाँ भी मिलती है। इस कथन के समर्थन में लिखना है। मतलब आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आपको अधिकार मिला है, तो आपको ज़िम्मेदारियाँ भी मिलती है, कर्तव्य भी मिलता है, तो इसकी व्याख्या करें। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, वीवीआई रहेगा। तो आइए हम इस प्रश्न को डील करते हैं। यह कथन सत्य है, आपको ऐसे ही लिखना है कि यह कथन सत्य है। अधिकार और जिम्मेदारियां दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब उलट और पलट, चित्त और पट एक ही सिक्के के हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा की गई मांग, जिसे हम सार्वजनिक कल्याण को ध्यान रखते हुए समाज स्वीकार करता है। अब मान लो इस समाज में हम रहते हैं और यहाँ पे 500 लोग रहते हैं और हमने कहा कि भाई ये समाज में हम रहते हैं और यहाँ पे सड़कें ठीक नहीं है, पानी का निकासी ठीक नहीं है, विद्यालय ठीक नहीं है, हॉस्पिटल ठीक नहीं है। तो अब क्या करेगा कि समाज में रहने वाले सभी लोगों को लगेगा कि नहीं भाई, बात के बंदे में तो दम है। तो वो क्या करेगा, उस पूरे समाज के सार्वजनिक कल्याण के लिए, मतलब अच्छे समय को देखते हुए, उनके अच्छे जीवन को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए, उसकी बात समाज क्या करेगा, स्वीकार करेगा और राज्य मान्यता देता है कि वह मांग अधिकार कहलाता है। यही हमारा अधिकार कहलाता है। अधिकार के भी 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पे ये मिस्टेक है, प्रकारा नहीं होगा। अधिकार के 3 ही प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। ये भी वीवीआई है। जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा तो ये तो लिखना ही है। साथ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक अधिकार क्या होता है? नैतिक अधिकार क्या होता है? कानूनी अधिकार क्या होता है? तो ये छोटे नंबर पे पूछे जाएँगे, 2 नंबर, 1 नंबर में पूछा जाएगा, तो वहाँ पे आपको जवाब देना पड़ेगा। तो प्राकृतिक अधिकार को समझ लीजिए, जन्म के समय मिला अधिकार, जो आपको जन्म लेते ही प्राप्त हो जाता है। जैसे ही आप जीवन में कदम रखते हो, वैसे ही अगर आपको कोई अधिकार प्राप्त हो जाए, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, हँसने-खेलने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, नाचने-गाने का अधिकार, तो ये सब कौन से अधिकार है? क्या आपको इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है? या कोई कार्ड बनवाना पड़ता है? या कोई फॉर्म भरना पड़ता है? नहीं भरना पड़ता ना। ये आपके पैदा होते ही आपको प्राप्त हो जाता है, इसीलिए हम इसे प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। अगला हमारा है नैतिक अधिकार। व्यक्ति की नैतिक भावनाओं से जुड़े अधिकार। नैतिक मतलब मानसिकता से जुड़ा हुआ, जैसे माता-पिता की सेवा करना। तो ये तो नैतिकता है ना, हमारे अच्छाई को दर्शाता है ना। शिष्ट व्यवहार मतलब अच्छा कल्चर आप अपने अंदर डालो, सच्चा चरित्र बनाओ, सत्य बोलो, आदर का भाव रखो। तो ये सारी चीजें जो है वो नैतिक अधिकार हैं, जो समाज के अंदर रहने वाले लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप समाज में रहते हो और समाज के दूसरे व्यक्ति के साथ बदतमीजी से बात करते हो, सही तरीके से बात नहीं करते हो, आदर के साथ भी पेश नहीं आते हो, तो ये आपके नैतिक अधिकार तो नहीं हुए, ये नैतिकता तो नहीं दर्शाता है। लेकिन अगर आप एक जगह पे रहने के बाद दूसरे लोगों के साथ मीठे स्वर में बात करते हो, दूसरे लोगों की मदद करते हो, अच्छा व्यवहार है आपका, चरित्र अच्छा है, तो ये क्या होगा? ये सब नैतिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कानूनी अधिकार में। तो जिन्हें राज्य ने कानूनी मान्यता दे दी है, जिन अधिकारों को सरकार ने, कानून ने, संविधान ने मान्यता दे दिया है, उसे हम कानूनी अधिकार कहते हैं। हम इन तीनों अधिकारों में से किसी का भी उल्लंघन करते हैं, जैसा कि हम अपने जीवन जीने का अधिकार है, पर कोई व्यक्ति अपना जीवन खुद खत्म कर लेता है, जैसे कि अब कोई सुसाइड कर लिया, कोई अपना शरीर खत्म कर ले, या फिर व्यक्ति आत्महत्या कर ले, तो वह उसके जुड़ी अधिकारियों को नष्ट कर देता है। ये उसका अधिकार नहीं है कि वो खुद आत्महत्या कर ले, उसका अधिकार भी खत्म हो जाता है। इसीलिए अगर कोई अधिकार आपको प्राप्त होता है, तो हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा सदुपयोग करना चाहिए और उसके साथ ही उसकी ज़िम्मेदारियों को भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे आपको ये 3 अधिकारों को बहुत ही सही तरीके से याद रखना है। 4 नंबर का प्रश्न है, मैंने बोला है वीवीआई प्रश्न है ये।
राजनीति वह नहीं है जो हमारे राजनेता कर रहे हैं, इसे समझाओ। ये भी वीवीआई रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपसे 6 नंबर में भी पूछ सकता है, 4 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं तो आपको चिपकाएगा जरूर। तो इसे याद रखिएगा बढ़िया तरीके से कि राजनीतिक वह नहीं है जो हमारे राजनेता कर रहे हैं। तो क्या है ये समझाइए। तो सभी लोग राजनीति को अपने अनुसार परिभाषित करते हैं। इसमें कई सारे और भी पॉइंट्स हैं, कई सारे बड़े बड़े विद्वानों ने इसे परिभाषित किया है। लेकिन अगर समाज की बात कर लें तो कोई अगर आप समाज का रिव्यू लेने जाएं तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग लोगों की सोच अलग अलग है। वो अपने अनुसार राजनीति को परिभाषित करते हैं। कई अन्य लोगों के लिए राजनीतिक वही है जो राजनेता करते हैं। कई लोग आपको उसमें सपोर्ट भी करेंगे कि नहीं सही कर रहे हैं, सही कर रहा है कांग्रेस, सही कर रहा है नरेंद्र मोदी। अगर वे राजनेताओं को दल बदल करते, झूठे वायदे, बढ़े चढ़े दाव करते हुए, विभिन्न तबकों को जोड़ तोड़ करते हुए राजनीति का संबंध घोटाला से जोड़ते हैं। ऐसा अक्सर देखने को भी मिलता है कि जो नेताजी खड़े होते हैं वोट लेने के लिए, वो कई प्रकार के ऐसे वादे करते हैं जो वो पूरा नहीं कर पाते हैं। कई बार उनको जाति में समीकरण करते हुए देखने को मिलता है कि वो जातियों के हिसाब से वोट मांगने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई अन्य लोगों का मत यह भी है कि राजनीतिक वह नहीं है जो हमारे राजनेता कर रहे हैं। कई लोग ऐसा भी है जो कहते हैं ये बात कि अभी के जो राजनेता हैं कर रहे हैं, ये राजनीति नहीं है, राजनीति के प्रकार का जन सेवा है। हालांकि ये किताबों में ही है, जनता का सेवा है राजनीति, जिसे कुछ लोग लोकतंत्र का माध्यम मानते हैं, जो जनता को अपने नेताओं को चुनने और उनसे जवाबदेही मांगने का अधिकार देता है। जनता जब किसी भी जनप्रतिनिधि को चुनता है तो वो क्यों चुनता है? वो तो इसलिए चुनता है ना कि जनता के लिए वो सेवा करेंगे, जनता के अच्छे कार्यों को करेंगे, स्कूल खुलवाएंगे, कॉलेज खुलवाएंगे, हॉस्पिटल खुलवाएंगे। तो ये कई लोगों का मानना है कि राजनीतिक यही है और उनका काम जनता की सेवा करना होता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है हमें विद्यालय स्तर पर राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? अगर हम विद्यालय में आप क्लास 11th के छात्र और छात्रा हैं तो आपको राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? क्या जरूरी है राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने का? तो आपको उत्तर में लिखना है विद्यालय स्तर पर राजनीतिक सिद्धांत हमें निम्न कारणों से पढ़ना चाहिए। पहला कारण तो ये है, हम सभी मत देने और अन्य मसलों पर फैसले करने के अधिकार संपन्न नागरिक बनते जा रहे हैं। कुछ ही समय में आप 18 वर्ष के हो जाओगे और आपको भी वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा आप एक जिम्मेदार नागरिक बन जाएंगे। और जैसे ही जिम्मेदार नागरिक बनेंगे तो आपका कुछ कर्तव्य आ जाएगा। और वो कर्तव्य है कि आप अपने नेताओं को, जनप्रतिनिधि के ऊपर सही तरीके से फैसला ले सके। हर मसलों के ऊपर आपको फैसला करने का अधिकार हो जाएगा और आप संपन्न नागरिक बन जाओगे। दूसरा पॉइंट है कि हमारा तर्कशील और जानकार होना निर्णायक होता है। हमें अगर नॉलेज है किसी चीज के बारे में तो हम क्या करेंगे, अच्छे डिसीजन लेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई नेता जेल से निकला है और उसे जाकर हम वोट दे देंगे और गुंडागर्दी फैला लेंगे अपने समाज में। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमें जानकारी है उन सब चीजों की, हम उसके बारे में जानते हैं। तो हम वहां पे तर्कशील बनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और फिर जाके विचारशील और परिपक्वता के गुणों के हिसाब से हम अपने हितों को बचाएंगे और फिर जाके हम चुनाव करेंगे अपने जनप्रतिनिधि का। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत समानता, धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के अमूर्त मसले नहीं है। सिर्फ और सिर्फ समानता और धर्मनिरपेक्षता के ऊपर ही नहीं लेके चलना है। परिवारों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, व्यावसायिक केंद्र मतलब कि बिजनेस पॉइंट आदि तरह तरह के भेदभाव हम प्रतिदिन सामना करते हैं। इन सभी चीजों के ऊपर भी तो विचार करेंगे। कब करेंगे? जब आप 18 वर्ष के ऊपर हो जाओगे, तभी आपको इन मसलों और फैसलों पर अधिकार हो जाएगा कि आप इन सभी चीजों के बारे में सोच समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा इसी में, राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक चीजों के बारे में अपने विचारों और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। ये हमें समाज के अंदर चल रहे सभी चीजों के बारे में, उतार चढ़ाव के बारे में, ज्ञान लेने के बारे में हमें एग्री करता है, प्रोत्साहित करता है, ताकि हम उन सभी फैसलों को सही तरीके से ले सकें। क्या हमें अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? अपने शब्दों में इसको लिखना है आपको। तो देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी का क्या अर्थ होता है कि अपने विचार, भावना, विश्वास और जानकारी के किसी भी माध्यम के जरिए बताने का अधिकार, बिना किसी डर से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रतिबंध के। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी होती है कि हमारी आजादी क्या है कि हम बिना किसी से डरे, किसी के दबाव में आए, कि आप किसी के प्रतिबंध के अपने बातों को सामने खुल के रख सकें। अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और विकास के लिए एक आवश्यक शर्त है, जो हमें अपने मत को रखने, अपने अधिकारों के लिए लड़ने और अपने
अपने सरकार और समाज से जवाबदेही मांगने का मौका देता है। देखिए, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक समाज में रहने वाले एक व्यक्ति की आज़ादी कितना महत्वपूर्ण है। अगर उसकी आज़ादी छीन ली जाए तो वो तो अपने हक के लिए लड़ ही नहीं पाएगा, अपने सरकार से डिमांड नहीं कर पाएगा, जनता का जो जवाबदेही होता है वो अपने प्रतिनिधि से नहीं पूछ पाएगा। लेकिन क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी का अर्थ यह है कि हम कुछ भी कह सकते हैं? नहीं। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब यह नहीं है कि आप किसी को भी कुछ भी कह दो। हम किसी के धार्मिक, राष्ट्रीय आदर, गरिमा को आहत नहीं कर सकते हैं। आहत कहने का मतलब है उसको हम नीचा नहीं दिखा सकते हैं। हमें अपनी आज़ादी के साथ-साथ अपनी ज़िम्मेदारियों को भी निभाना चाहिए। इसलिए हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी की ज़िम्मेदारियाँ और संवेदनशील रूप से उपयोग करना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अभी हाल-फिलहाल में मैंने सैंपल पेपर 1 में भी इस बात का ज़िक्र किया था कि राम मंदिर को लेके कई बार टिप्पणियाँ होती रहती है। कई बार लोग गलत विचारधाराएँ प्रकट करते हैं ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से। तो ऐसे में क्या होता है कि सरकार उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेती है। आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप अपने स्तर से बोल सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन बिना किसी धर्म को ठेस पहुँचाए हुए, किसी व्यक्ति के गरिमा को आहत किए हुए। ये नहीं कि आप किसी के खिलाफ कुछ भी बोलना शुरू कर दो। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उसको उस व्यक्ति को ये सोचना है कि उसकी क्या ज़िम्मेदारी है, संवेदनशील रूप से उसको उपयोग करना है, ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी वो बोल दे। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत में यदि किसी भी प्रकार के कानून बनाए जाते हैं तो इसकी कौन-कौन सी प्रक्रियाएं होती है। तो आपको लिखना है भारत में कानून निर्माण की प्रक्रियाएं निम्नलिखित क्रम द्वारा होता है, मतलब इस प्रकार से होता है। प्रथम वाचन मतलब पहला चरण विधेयक का प्रस्तुतिकरण, जिसमें विधेयक को सांसद के किसी एक सदन में पहले पढ़ा जाता है। सबसे पहले चरण में क्या होता है, यदि कानून बनाना है तो विधेयक प्रस्तुतिकरण होता है। विधेयक उसको सामने रखता है और सांसद उसको पहले सदन में पढ़ता है, बताता है। दूसरा स्तर होता है इसमें समिति स्तर। विधेयक को संसद के उसी सदन में दूसरी बार फिर से वाचन किया जाता है, मतलब फिर से उसे बताया जाता है, जिसे हम द्वितीय वाचन के नाम से जानते हैं, जिसमें समिति की रिपोर्ट पर चर्चा होती है। अर्थात जो विधेयक आ रहा है, जो कानून आ रहा है, उसके ऊपर 2 बार यहाँ पे चर्चा हो जाती है। तृतीय वाचन में क्या होता है कि सदन में विधेयक को तीसरी बार वाचन किया जाता है। देखिए कितना लंबा प्रोसेस होता है किसी भी कानून के निर्माण में। हाँ, ये ठीक है कि सांसद किसी भी कानून को बना सकते हैं, विधायक किसी भी कानून को बना सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस के हिसाब से, एक स्टेप के हिसाब से। तीसरी बार वाचन होता है। वाचन में क्या होता है, संसद के सदस्यों की विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए मतदान होता है, मतलब बहुमत के आधार पर उस कानून को एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया जाता है। अगर आपके पास बहुमत है तो वो कानून एक्सेप्टेड, अगर आपके पास बहुमत नहीं है तो वो जो कानून है वो रिजेक्टेड हो जाएगा। अब ये सारी चीजें हो गई, 3-3 बार संसद में इसका वाचन हो गया, बोला गया, समझाया गया, बताया गया, मतदान भी हो गया सांसदों के बीच में। अब राष्ट्रपति की स्वीकृति होगी। हालांकि राष्ट्रपति के स्वीकृति से पहले एक और स्वीकृति होती है, वो है न्यायपालिका का, सुप्रीम कोर्ट का, और वो भेजता है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति चाहे तो उसे रिजेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि अंतिम फैसला तो राष्ट्रपति ही लेंगे। राष्ट्रपति विधेयक को आदेश दे सकते हैं, जिसमें राष्ट्रपति विधेयक को वापस भी भेज सकते हैं। वो बोलेंगे कि नहीं, इसको वापस ले जाओ, इसमें ये सही चीज नहीं है, इसको ठीक करो, या फिर रोक भी देंगे, खत्म कर देंगे, नहीं मानेंगे। यदि राष्ट्रपति विधेयक का अनुमति करते हैं तब जाके वो कानून बन पाता है। अगर राष्ट्रपति तैयार है कि हाँ भाई चलो ये कानून तो बहुत बढ़िया है, इसे ओके है, ठीक है, ठीक है, तब जाके वो कानून लागू हो पाता है, बन पाता है। तो ये भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न हमारा कहता है, कहा जाता है कि हमारा संविधान लोगों के प्रतिनिधि द्वारा नहीं बनाया गया, इसीलिए यह प्रतिनिधिमूलक नहीं है। अपने उत्तर का समर्थन में उचित तर्क देना है आपको। देखिए, लोगों के प्रतिनिधि का क्या मतलब है कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय के बड़े बड़े नेता थे, कांग्रेस के महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन जो जनता के प्रतिनिधि थे उनको तो शामिल नहीं किया गया था। अगर उनको शामिल किया जाता तो वो अपने जनता के हिसाब से बनाते। तो देखिए, इसमें यही बात बताया गया है। तो लेकिन यह क्या कहा जाता है कि यह एक गलत दावा है। संविधान संविधान के सभा द्वारा बनाया गया था। आपको पता है कि संविधान सभा किया गया था और उसमें 389 सदस्य थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रतिनिधि द्वारा नहीं बनाया गया, क्योंकि 389 सदस्य उस समय थे भारत के, जो प्रतिनिधि के रूप में थे। तो उन्होंने पूरा सही तरीके से जांच पड़ताल करके ही संविधान का निर्माण करवाया था। इसमें से 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश भारत के प्रांतों के
विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे, ब्रिटिश प्रांतों के। जब उस समय, क्योंकि अपना भारतीय हिसाब से तो बना नहीं था प्रांत सब, और 93 सदस्य जो थे वो प्रिंसली राज्यों के द्वारा नियुक्त किए गए थे, और 4 सदस्य जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रांतों के द्वारा नियुक्त किए थे। ऐसे में ये टोटल जोड़ के जो संख्या हो जाता है वो 389 सदस्यों का होता है, और ये सभी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि ही थे। तो संविधान को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। ये ऑलरेडी हमने कई बार पढ़ लिया है। संविधान सभा में कुल 166 बैठकें हुई। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, होता है कि 196 बैठकें हुई या 166 166 बैठकें हुई या 166 दिन लगे। तो आप बताएंगे कि 166 दिन तक ये समय लग गया था, जिसमें 166 बार ये जितने भी प्रतिनिधि थे ना, जो 389 सदस्य थे, ये बैठक किए थे 166 टाइम, जिसमें संविधान सभा ने अपने कार्यों के दौरान जनता की राय और सुझावों को भी लिया था, और उन सभी चीजों को नोट किया, उनके साथ विचार विमर्श किया कि कैसे कानून बनाया जाएगा, किन लोगों के लिए बनाया जाएगा, किस प्रकार से संविधान का निर्माण किया जाएगा। तब जाके ये 2 साल 11 महीने और 18 दिन में ये तैयार हुआ था। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान लोगों के प्रतिनिधि द्वारा ही बनाया गया है, और यह प्रतिनिधि मूलक है, मतलब जनता के द्वारा और जनता के लिए है। हमारा संविधान लोकतंत्र, संघात्मक, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और ऐसे सिद्धांतों का समर्थन और संरक्षण देता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, यह गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। पैसेज वाले प्रश्न है। संसद इस अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने के माध्यम से अपनी संवैधानिक शक्ति में संशोधन कर सकती है। हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारे संविधान निर्माता एक संतुलन बनाना चाहते थे पूरे भारत देश में। यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए, लेकिन इसे अनावश्यक और बार-बार होने वाले परिवर्तनों से भी बचाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बार-बार एकदम परिवर्तन होना ही चाहिए। दूसरे शब्दों में वो चाहते थे कि संविधान लचीले के साथ-साथ कठोर भी हो। लचीले का अर्थ क्या है कि जल्दी से उसमें परिवर्तन हो जाए, और कठोर का अर्थ है कि परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी एक संविधान भी हो, कि बार-बार परिवर्तन ना हो, जिसे बहुत आसानी से बदला या संशोधित किया जा सकता है। उसे अक्सर लचीला कहा जाता है। जो बार-बार संशोधित हो जाए, बार-बार बदला जाए, उसे हम लचीला कहते हैं। और संविधान के मामले में जिसमें संशोधन करना बहुत कठिन है, उसे कठोर बनाया गया है या बताया गया है। भारतीय संविधान इन दोनों विशेषताओं को जोड़ता है, इसीलिए हमारे भारतीय संविधान को लचीला और कठोर दोनों कहा जाता है। लचीला इसलिए क्योंकि संविधान में संशोधन हो सकता है, कठोर इसलिए क्योंकि बार-बार आप जल्दबाजी में संशोधन नहीं कर सकते हैं। इससे जुड़े प्रश्न को देख लेते हैं। हमारे संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे है? तो हमारे संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास होता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन का प्रावधान किया गया है? भी आई रहेगा। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 368 368 जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, हमें संविधान में संशोधन क्यों करना चाहिए? तो ऑलरेडी हमने 4 नंबर में ये बातें पढ़ लिया है। यहाँ पे 1 नंबर में ये वापस पूछ रहा है, तो आपको बताना है कि हमें संविधान में संशोधन इसलिए करना चाहिए ताकि संविधान के कुछ प्रावधान कुछ समय बाद अप्रासंगिक हो जाते हैं, मतलब सही नहीं रहते हैं, समाज के लिए बेहतर नहीं होते, तो उन्हें दोबारा सही करके समाज के लोगों के लिए बेहतर बनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है, हमारा संविधान किस प्रकार का है? तो हमारा संविधान कठोर और लचीला दोनों है। अभी हमने पढ़ा है कठोर और लचीला। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारत के लिए रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र के 4 राज्य नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 के रूप में चिन्हित करना है। देखिए, ये मानचित्र वाले प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न तो आपका संभवतः आएगा ही आएगा। तो बताया गया है, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इन राज्यों की पहचान करें और अपने उत्तर पुस्तिका में उपयोग की गई जानकारी के संबंधित क्रमांक और संबंधित अक्षरों के साथ इनका आपको सही नाम मैच करना है। देखिए,
मैंने इससे पहले वाले सिंपल पेपर में भी एक ये मानचित्र वाले प्रश्न बताया था, लेकिन ये वाला जो प्रश्न है वो VVI रहेगा, क्योंकि ये आने की संभावना इस बार के एग्जाम में ज्यादा रहेगी। तो देखिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य अगर पूरे भारत की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है। 1 नंबर का प्रश्न आपका ये तैयार हो गया। राज्य जिसमें फिल्म उद्योग मौजूद है, तो ये महाराष्ट्र है। मुंबई में आपको पता है सबसे ज्यादा फिल्मी सितारे रहते हैं। वहीं पे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और बहुत सारे हैं, उतना का तो नाम भी मैं नहीं जानता। और जितने भी एक्ट्रेस हैं, जितने भी अ, हुस्न की मलिका एक्ट्रेस होती है, वो सारी यहीं पे रहती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो सब ऐसी ही है। तीसरा नंबर है राज्य जहाँ कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तो कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा कन्नड़ भाषा बोली जाती है, क्योंकि वो वहाँ का लैंग्वेज है। हालांकि और भी जगह बोली जाती है, समझ पाते हैं लोग, लेकिन सबसे जो वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज कह सकते हैं कर्नाटक का, वो कन्नड़ ही है। तो 1 नंबर का भाषा आपको यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि जहाँ मलयालम बोला जाता है, तो आप बताएंगे केरल है। जहाँ तमिल बोला जाता है, तमिलनाडु है। जहाँ पे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है। अलग अलग राज्यों की भाषा अलग अलग होती है। अब अगला प्रश्न हमारा कहता है राज्य जिसकी राजधानी अमरावती है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। ये 4 प्रश्न आपके तैयार हो गए। अब आपको मैप फिलिंग भी करना है। तो मैप फिलिंग में देखिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, जो यहाँ पे सिस्टम में है। दूसरा जो है वो है फिल्म वाला राज्य, तो वो महाराष्ट्र है, जो मुंबई है। तीसरा है जहाँ कन्नड़ बोला जाता है, तो वो कर्नाटक है। चौथा, जहाँ की राजधानी अमरावती है, तो वो आंध्र प्रदेश है। तो ये मैप फिलिंग आपको ऐसे ही करने हैं। यहाँ से आपको 4 नंबर के प्रश्न तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है दिए गए कार्टून का अध्ययन आपको करना है और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। यही है गुलाब के फूल वाले, जो सबको गुलाब का फूल बांटते रहते थे। और उनके पीछे जो ये सब हैं, ये दूतगण सब हैं उस समय के। तो अब इन पिक्चर को अच्छे से आप एब्जॉर्ब कर लीजिए। 22 अगस्त 1954 का पिक्चर है, और इसी के हिसाब से आपको बताना है नीचे के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न हमारा है इसमें, मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो मंत्री परिषद का प्रमुख हमेशा प्रधानमंत्री होता है। सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। याद रखिएगा, मंत्री परिषद के अलावा आपको सरकार का भी प्रमुख, या पार्टी का प्रमुख, या जिसकी सत्ता होती है उस सब का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की जवाबदेही जो है वो किसके प्रति होती है? संसद के प्रति होती है। या फिर आपसे ये पूछ लेगा कि संसद की जवाबदेही किसके प्रति होती है? जनता के प्रति होती है। याद रखिएगा, जनता के प्रति सांसद और सांसद के प्रति प्रधानमंत्री, मतलब ये एक दूसरे में एक कड़ी जुड़ी हुई है। ये एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। 1 नंबर का प्रश्न ये और 1 नंबर का प्रश्न ये तैयार हो गया। बिना प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद का क्या महत्व है? ये भी VVI रहेगा। ऐसे जैसे कि किसी समूह का मुख्य प्रधान या नेता उपस्थित न हो। अब एक बात बताइए कि बहुत भीड़ है और बहुत भीड़ का एक लीडर है। अगर वो लीडर वहां ना हो तो उस भीड़ का क्या मतलब है? वो तो क्षण भंग हो जाएगा। ऐसे ही पूरे देश का प्रधान प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री, नेताओं का प्रधान प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री ना हो तो ये तो वही हो जाएगा जैसे सब कुछ होने के बाद जो मेन लीडर है वो ना हो। तो ये 3 प्रश्न 1-1 नंबर के, और ये जो लास्ट वाला प्रश्न था ये शायद 2 नंबर का है। 2 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का क्या महत्व है? तो वही है कि प्रमुख और प्रधान नेता की अनुपस्थिति कैसा होता है, ऐसा ही कुछ प्रधानमंत्री के अनुपस्थिति होने पे प्रतीत होगा। यहां तक हमारे 4 नंबर के प्रश्न जो थे वो समाप्त हो गए। अब हम 6 नंबर की प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर का जो पहला प्रश्न है वो कहता है भारत में सकारात्मक कार्य उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच की खाई को कम कर रहे हैं। इस कथन के समर्थन में तर्क दीजिए। मतलब भारत का जो सकारात्मक कार्य है, जो पॉजिटिव वर्क्स हैं, वो जो हमारे यहाँ का ऊंचाई और निचाई के बीच में जो ये बहुत बड़ा खाई बनता जा रहा है, अमीर तबके और गरीब तबके में, ये कम होता जा रहा है। इसके समर्थन में आपको तर्क लिखना है। तो देखिए, सकारात्मक कार्य इस विचार पर आधारित है कि कानून द्वारा जो औपचारिक समानता स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है। मतलब संविधान ने तो कहा कि हाँ, भारत देश के रहने वाले जितने भी नागरिक हैं वो एक दूसरे के समान हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। देश में वंचित समूह जो हैं, जिन्हें इन सभी चीजों की नॉलेज नहीं है, जो बहुत ही दूर सुदूर इलाकों में रहते हैं, अवसर की समानता देने के लिए हमें नौकरी और शिक्षा में आरक्षित स्थान या कोटा की नीति को अपनाना है, या हमने अपनाया
है। अब देखिए, संविधान ने तो कहा कि समानता है, ये है, वो है, दिस है, दैट है, लेकिन अब जो लोग बहुत ही मतलब गाँव वाले एरिया में रहते हैं, जिन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, वो नदी, नाले, जंगलों पे आश्रित हैं, उनको क्या देना होगा? आरक्षण देना होगा। मतलब उनको कुछ परसेंटेज का कोटा देना होगा, जो आम लोगों से उनको बेहतर बनाया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आरक्षण देने के लिए है, जिससे समर्थन में ही आप कह सकते हैं ये सारे पॉइंट जो हैं वो समर्थन में ही आएँगे और सकारात्मक कार्य है, ताकि पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं वो भी आगे आके समानता के अधिकार का उपयोग कर सकें। सकारात्मक विभेदीकरण खासकर आरक्षण की नीतियों की आलोचना इन नीतियों के खिलाफ तर्क देने के लिए समानता के सिद्धांत का सहारा लेते हैं। कई सारे आलोचक भी हैं जो आरक्षण के खिलाफ होते हैं। तो ये इनको समानता के सिद्धांत का सहारा लेते हैं कि भाई समानता जब तुमने दिया संविधान में, तो फिर ये आरक्षण क्यों दिया? आरक्षण तो नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का सहारा लेके वो इसकी आलोचना करते हैं। इनका मानना है कि वंचित को उच्च शिक्षा या नौकरी में आरक्षण या कोटा देने से कोई भी प्रावधान अनुचित है। मतलब क्यों दिया जा रहा है इन्हें नौकरी में कोटा? क्यों दिया जा रहा है इन्हें पढ़ाई में कोटा? तो इनका मतलब ये था कि उन्हें भी मेहनत करके पढ़ना चाहिए। हालाँकि अब ये कितना प्रतिशत सही है, कितना प्रतिशत गलत है, ये आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि यह मनमाने तरीके से समाज के अन्य वर्गों को समान व्यवहार के अधिकार से वंचित करता है। समाज में ज़रूरी तो नहीं है कि जितने भी उच्च वर्ग के लोग हैं, वो अमीर ही हैं, वो पैसे वाले ही हैं। ऐसे में क्या होता है, जाति के हिसाब से जो कोटा मिल रहा है, उसमें समाज में कुछ उच्च वर्ग के लोग भी जो गरीब हैं, वो इन तरह के फैसिलिटी से वंचित रह जाते हैं। उनको सही तरीके से समाज में सुविधाएँ नहीं मिल पाती है। अगला प्रश्न हमारा कहता है जॉन रॉल्स द्वारा प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत की व्याख्या करना है। 6 नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जॉन रॉल्स एक प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक थे जिन्होंने न्याय के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। किसने किया था? जॉन रॉल्स ने किया था। उनका मुख्य दावा था कि न्यायपूर्ण समाज वह समाज है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान मौलिक अधिकार और अवसर मिलते हैं, बिल्कुल एक समान, जिसमें सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को केवल तभी स्वीकार किया जाता है जब वे समाज में सबसे कमजोर वर्ग के लाभ के लिए हो। मतलब जॉन रॉल्स ने क्या कहा कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, समान मौलिक अधिकार और समान अवसर मिलना चाहिए। हाँ, आर्थिक असमानताओं के तभी स्वीकार होगा जब आर्थिक असमानता हो, तो कुछ वर्ग को समाज में जो कमजोर वर्ग होते हैं, उनके लाभ के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे के लिए समान स्वतंत्रता के साथ संगत सबसे व्यापक बुनियादी स्वतंत्रता का समान अधिकार होना चाहिए। एक ही समाज में रहने वाले कई सारे व्यक्ति होते हैं, लेकिन सभी को एक जैसा स्वतंत्रता, एक जैसा अधिकार, एक जैसा समानता का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ को एक्स्ट्रा पावर दे दो, कुछ को विशेषाधिकार दे दो, जैसा कि फ्रांस के अंदर हुआ था, फ्रांस की क्रांति के दौरान, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज स्वतंत्रता के सिद्धांत के अनुसार समाज के सभी वर्गों को कुछ ऐसी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए जो मानव अस्तित्व के लिए बुनियादी है। जॉन रॉल्स ने यह भी कहा कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों को कुछ स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जो उनकी बुनियादी हक होता है, जैसे बोलने का, खाने का, अपने बात अभिव्यक्ति की आजादी रखने का। ये सारे कुछ बुनियादी स्वतंत्रता है जो उनके पास होना चाहिए। रॉल्स के न्याय सिद्धांत राजनीतिक दर्शन, नीति शास्त्र और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली रहा है। जॉन रॉल्स ने जो न्याय का सिद्धांत दिया, ये राजनीतिक दर्शन में भी है, नीति शास्त्र में भी है, सामाजिक विज्ञान में भी है। इन तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशियोलॉजी वगैरह में भी जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की चर्चा होती है। उनकी आलोचना और विकास भी कई दार्शनिक और विचारकों ने किया है। कई अलग-अलग लोगों ने इनके इस सिद्धांत को आलोचना भी किया, मतलब शिकायत भी किया, नीचा दिखाने की भी कोशिश किया। उनके विचार विशेषकर समाज में न्याय और समानता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जॉन रॉल्स ने जो न्याय का सिद्धांत दिया, वो केवल और केवल यही चाहते थे कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार पड़े, समाज में न्याय का अधिकार मिले। तो ये सारी चीजें जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में काफी महत्वपूर्ण है। वैश्वीकरण के युग में मानव अधिकारों की अवधारणा मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनकर उभरा है। विस्तार से व्याख्या करना है। देखिए, वैश्वीकरण तो आप सभी को पता है कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या है। यही एक ऐसा माध्यम है जिसके अंतर्गत विश्व के सभी जो देश हैं वो एक छत के नीचे हैं, मतलब एक साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वैश्वीकरण के युग में मानव अधिकारों की अवधारणा मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनकर उभरा है, क्योंकि वैश्वीकरण ने विश्व के विभिन्न देशों में, अलग-अलग देशों में संस्कृतियों के बीच में संपर्क किया है, सहयोग किया है, समझ को बढ़ाया है। संस्कृति का आदान-प्रदान हुआ है, भोजन, खान-पान का आदान-प्रदान हुआ है, फैशन का, विचार का, नीति का, सभी चीज़ों का आदान-प्रदान हुआ है। वैश्वीकरण ने मानव अधिकारों के सम्मान,
संरक्षण, समानता के लिए वैश्विक आवाज उठाने में मदद की है। मानव के जो अधिकार हैं इसके लिए ग्लोबलाइजेशन काफी महत्वपूर्ण है। वैश्वीकरण के कारण बहुत ज्यादा मदद मिलता है। इनका उद्देश्य और इनका काम यह है कि सभी मानव को अपनी गरिमा, स्वतंत्रता और अधिकारों का सम्मान हो। मतलब समाज में रहने वाले सभी लोगों का, प्रत्येक व्यक्ति में उनकी इज्जत की जाए, उनको स्वतंत्रता दिया जाए, उनके अधिकार जो दिए गए हैं, जो भी राइट्स हैं उनके पास, उसका सम्मान किया जाए। वैश्वीकरण के युग में मानव अधिकारों की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कुछ उदाहरण आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, जिसमें आपको मतलब वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे है। इसमें क्या होता है कि अधिकारों की रक्षा की जाती है, आम इंसानों की अधिकारों की रक्षा की जाती है। और ये भारत का नहीं, पूरे विश्व के लिए बनाया गया, पूरे वर्ल्ड के लिए बनाया गया है, जिसे हम विश्व मानवाधिकार दिवस के नाम से भी जानते हैं। और ये 10 दिसंबर को मनाने का निर्णय लिया गया था। ये पहला पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, विश्व संघ ने मानव अधिकारों के विकास में योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करने के लिए मानव अधिकार पुरस्कार 1968 में शुरू किया। मतलब उनको प्रोत्साहित किया गया, पुरस्कार देकर उनको क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि इसी प्रकार से मानव के अधिकारों की रक्षा करने में अपना कदम बढ़ाते रहें। अगला प्रश्न हमारा कहता है, कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है, सभी तरीके बताएं। तो देखिए, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के तरीके भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के एग्जाम के लिए। ये एक क्वेश्चन जो है इस बार पूछा जा सकता है। तो एक तो जन्म के आधार पर होता है। जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950, याद रखिएगा, 1950 से पहले जो व्यक्ति भारत में जन्मा है वो भारत का नागरिक है, वो भारत का नागरिक होगा। वंश के आधार पर भी मिलता है। जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के बाहर जन्मा हो, लेकिन उसके माता पिता या कोई एक भारतीय नागरिक है, तो उसे भारत का नागरिकता प्राप्त हो जाता है। पहले तो जन्म के आधार पर था कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जो भी भारत में जन्म लिया है वो ऑलरेडी भारत का नागरिक है। वंश के हिसाब से क्या होता है कि 26 जनवरी 1950 या फिर उसके बाद भारत के बाहर जन्म लिया है वो बच्चा, लेकिन उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। तीसरा है, पंजीकरण के हिसाब से भी आपको नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। जो व्यक्ति भारत में रहता हो लेकिन उसका जन्म भारत से बाहर हुआ हो, वह भारत का नागरिक बनने के लिए पंजीकरण करवा सकता है। ये चाइल्ड सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह होता है ना, ये सब वही पंजीकरण है। आधार कार्ड है, तो ये सारी चीजें वही है। वोटर आईडी कार्ड तो बनेगी नहीं, क्योंकि 18 वर्ष से पहले वो बन नहीं सकता, क्योंकि वो सार्वभौमिक मताधिकार का एक अपना रूप है। लेकिन वो जन्म प्रमाण पत्र तो बन सकता है, जैसे कि आधार कार्ड वो भी बन सकता है। तो ये सारी चीजें उसका प्रमाण पत्र होता है, पंजीकरण होता है, जिससे वो यहाँ का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। प्राकृतिकरण, जो व्यक्ति भारत में रहता हो लेकिन उसका जन्म भारत से बाहर हुआ है और वह दूसरे देश का नागरिक है, तो भारत का नागरिक बनने के लिए प्राकृतिकरण कर सकता है। देखिए, इसमें शादी विवाह भी होता है। कई बार यहाँ की लड़कियों से शादी करने के बाद भी उनको नागरिकता प्राप्त हो जाता है। कई बार अगर खून का रिश्ता है तो इसके हिसाब से भी उनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो ये 4 पॉइंट जो हैं काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको भारत की नागरिकता पाने के लिए। अगला प्रश्न हमारा कहता है, समकालीन दिनों में राष्ट्रवाद की परिभाषा कैसे बदल गई है, व्याख्या करना है। 6 नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समकालीन दिनों में मतलब आज के समय में राष्ट्रवाद की परिभाषा बदल गई है, क्योंकि वैश्वीकरण, विकास, विविधता, आतंकवाद, जनवाद, लोकतंत्र, मानवाधिकार आदि जैसे नए चुनौती और अवसरों का सामना करना पड़ रहा है राष्ट्र को, देश को, राज्य को। राष्ट्रवाद अब एक निरंतर बदलने और विकसित और राष्ट्रीय पहचान के रूप में समझा जाता है। राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रवाद जो है वो राष्ट्र के पहचान के रूप में जाना जाने लगा है। जिस तरह से हमारा देश विकास हो रहा है, इस तरह से हमारे पहचान भी बदलते जा रहे हैं, जो विश्व के साथ जुड़ने और उसके समन्वय करने की क्षमता रखता है। एक देश दूसरे देश के साथ इसी कारण से जुड़ पाता है, अपना बैलेंस बना पाता है। वैश्वीकरण का यही सब कारण है, नियम है। व्यापार कर पाता है, अपने नीतियों को अदल बदल सकता है। तो ये सारी चीजें थी। राष्ट्रवाद एक आधुनिक अवधारणा भी है, जिसका विकास पुनर्जागरण के बाद यूरोप के राष्ट्र राज्यों के रूप में हुआ, क्योंकि वहां में राष्ट्रवाद ही एक ऐसा कारण था जिसके बाद जो यूरोप के जितने भी देश थे उन्होंने खुद को आजादी के बाद अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। या फिर सोवियत संघ, रूस की ही बात कर ले, यहाँ पे भी राष्ट्रवाद के जागरण के बाद ही सभी देश वहां से संघ से टूट के अपना अपना देश का निर्माण कर लिया था। राष्ट्रवाद लोगों के एक राष्ट्र के रूप में पहचानने और उसके हितों के लिए काम करने का एक विचार है। हमारा देश सबसे महान है, यही जो विचार है यही राष्ट्रवाद है, जो उनके इतिहास, उनके भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी जाति, धर्म आदि के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ये राष्ट्रवाद का एक
उदाहरण के रूप में आप बता सकते हैं। राष्ट्रवाद एक राष्ट्र के अस्तित्व, स्वतंत्रता, एकता, गौरव, विकास के लिए शक्तिशाली भावना है जो लोगों के राष्ट्रीय चेतना मतलब सोचना, चिंतन, राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध करवाती है। तो अभी के समय में आप किसी प्रकार के एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं कि कैसे राष्ट्रवाद की परिभाषा धीरे धीरे बदल रही है। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। आप इस कथन से सहमत हैं? अपना मत लिखिए। तो देखिए इसके उत्तर आपको लिखने हैं। भारत का संविधान जो है उधार का थैला कहा जाता है क्योंकि इसमें कई अन्य देशों के संविधानों से अनुच्छेद या फिर उनके गुणों को लिया गया है। जैसे में कि हम कुछ देशों के बारे में बात कर लेते हैं कि ब्रिटिश संविधान से सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव के जीत का फैसला, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वही जीतेगा। ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश संविधान से लिया गया। सरकार का संसदीय स्वरूप, यह भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया। दूसरा है अमेरिका के संविधान से भी कुछ लिया गया। वो क्या है? मौलिक अधिकारों की सूची, संविधान की प्रस्तावना, ये अमेरिका के संविधान से उठा के अपने भारत के संविधान में डाला गया है। न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, ये सारी जो चीजें हैं वो अमेरिका के संविधान से हमारे भारत में लिया गया है। इसीलिए इसे हम उधार का थैला भी कहते हैं। आयरलैंड से भी लिया गया है। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गया, राज्यसभा में मनोनीत जो होते हैं सदस्यों का प्रावधान, ये सारी चीजें कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। तो ये तीन तो है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब फ्रांस से भी लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो है वो फ्रांस के संविधान से उठाया गया। कनाडा के संविधान से एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, जिसमें केंद्रीय सरकार जो होती है वो सबसे शक्तिशाली होता है, और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये सारे चीजें कनाडा के संविधान से उठाया गया है। लेकिन यह मतलब नहीं है कि भारतीय संविधान कोई अनूठा या मौलिक मौलिक नहीं है। बहुत ही अनूठा है, सबसे अच्छा हमारा संविधान है। भारतीय संविधान के निर्माता ने विश्व के विभिन्न संविधानों का अध्ययन करके उनमें से वो सारी चीजों को उठाया जो उन्हें अच्छा लगा, जो भारत की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल अनुकूल थे, मतलब हमारे देश के लिए वो काफी महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतीय राजनीति में अपराधी दूसरों की अपेक्षा अधिक सफल होते हैं। अपने विचार को विस्तार से बताएं। तो देखिए भारतीय राजनीति में अपराधी दूसरों की अपेक्षा अधिक सफल होने का एक सामान्य मानना है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि अपराधी जो होते हैं वो राजनीतिक दलों के लिए आकर्षक होते हैं। राजनीतिक पार्टियां जितनी भी होती है ना, वो अपराधियों को अपने अंदर लेना चाहती है ताकि उनके दबदबे से, उनके धन से, उनके शक्ति से, उनके समर्थन से, और सबसे बड़ी बात उनके डर से वो अपने जीत को हासिल कर सकें। अपराधी चुनावों में अधिक खर्च कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है। अपराध कर करके वो बहुत सारे पैसे रख रखे होते हैं जिसमें वो अपनी प्रतिमा, प्रचार, प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। अपने धन का उपयोग करके वोटरों को खरीद सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं, धमका सकते हैं, भेदभाव करने की मतलब कोशिश कर सकते हैं, और इस प्रकार से वो राजनीतिक पार्टी उस पर अपना रोटी सेकता है। अपराधी अपने क्षेत्र में एक प्रकार का जनाधार बना लेता है और उन्हें वोटों का आश्वासन दे देता है कि हाँ इस क्षेत्र से आपको पूरा वोट मिलेगा, आपको विधायक बना जाएगा, और आप विधायक बनने के बाद हमारे ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम जो भी काम करें उस पर अपना वर्चस्व बना के रखिएगा। ऐसी सोचें होती हैं इनकी। अपने समुदाय, जाति, धर्म या वर्ग के लोगों को अपना समर्थन दिलाने के लिए आर्थिक, सामाजिक और न्यायिक सहायता प्रदान करते हैं। तो ये सारी चीजें एक गुंडे के लिए होता है। आप अपराधी को तो गुंडा ही कहेंगे ना। इन सब प्रकार के कारण, इन सभी कारणों के कारण क्या होता है, अपराधी राजनीति में दूसरों की अपेक्षा अधिक सफल हो जाते हैं। एक आम आदमी, एक सीधा आदमी, एक न्यायपूर्ण आदमी जल्दी नहीं जीत पाएगा। ना उसके पास पैसा है, ना दबदबा है, ना धमका सकता है, लोग उसका भी समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन यह एक दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य तथ्य है जो भारत के लोकतंत्र, संविधान और समाज को नुकसान पहुंचाता है। वो गुंडा आज पैसे के दम पे वोट खरीद लिया, धमका के जीत लिया, तो कल जाके तो वो समाज को गुंडे ही करेगा ना, समाज को बर्बाद ही करेगा ना। तो इस प्रकार से भारतीय राजनीति में अपराधी जो होते हैं वो दूसरे की अपेक्षा अधिक सफल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, बंदूक है, गोली है, दबदबा है, लोग डरते हैं उनसे। हमें भारत में संसद की आवश्यकता क्यों है? सहायक तथ्य बताना है। तो किसी भी देश में कानून बनाने के लिए सबसे बड़ा अधिकार किसका होता है? संसद का होता है। संपूर्ण विश्व की संसदें एक कानून बना सकती है, वर्तमान कानूनों में संशोधन कर सकती है और उसे समाप्त भी कर सकती है अपने अपने देश के लिए। हमारे भारत की बात कर ले तो भारत देश के अंदर जो संविधान में बदलाव करना है या नए कानून बनाने हैं या पुराने कानूनों में एडिट करना है, तो ये कौन कर सकता है? संसद ही कर सकता है। ऐसे ही विश्व के जितने भी देश हैं जिसमें संसदीय प्रणाली है, वो अपने देश के लिए कानून बना सकते हैं,
कानून खत्म कर सकते हैं, कानून में बदलाव कर सकते हैं। संपूर्ण विश्व में संसद सरकार चलाने वाले को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। हमारे देश में संसद को सीधा और पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है, वो पूरे देश पे कंट्रोल कर सकता है, न्यायपालिका पे कर सकता है, कार्यपालिका पे कर सकता है। सरकार के पास जो भी धन होता है उस पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकार जितने भी ज्यादा देश हैं उसमें संसद की स्वीकृति के बिना पैसे आप व्यय नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते हैं, जब तक संसद पूरा समर्थन नहीं देगा। सार्वजनिक मामलों में किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद जो है वो सर्वोच्च संघ माना जाता है, क्योंकि सारी जो चर्चाएं होती है वो संसद भवन में ही तो होती है। संसद किसी भी मामले की सूचना मांग सकता है, किसी से भी मांग सकता है। संसद के प्रमुख कार्य क्या है? तो कार्यपालिका पर नियंत्रण करता है, वित्तीय कार्य करता है, बजट पारित करता है, संविधान का संशोधन करता है, चुनाव संबंधी कार्य करता है, न्याय संबंधित कार्य करता है, प्रतिनिधित्व करता है, कानून बनाता है। तो ये भी 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। ऑलरेडी ये 6 नंबर के प्रश्न में एक और 5 नंबर का प्रश्न निकलता हुआ नजर आ रहा है, इसे भी आप सही तरीके से पढ़ लीजिएगा। वीवीआई रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। इस प्रकार से आपने देखा पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, सिंपल पेपर नंबर 2 है ये। ऑलरेडी सिंपल पेपर 1 हमने आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखें, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।